दोनों मामलों के अंदर कोई मुस्लिम तंजीम खड़ी नहीं होती है। ये हिंदूवादी संगठन एक्टिव होते हैं, बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन को दबाव में लिया जाता है, मुकदमे कायम कराए जाते हैं और उसकी एक नरेशन बनाई जाती है। और जहां पर कोई मुस्लिम लड़की होती है उसकी डिफेंस में खड़े होकर के तमाम मुसलमानों को दबाया जाता है। अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमानों के उसमें आती है तो उसे लव जिहाद के अंदर ट्रैप कर लिया जाता है, वो ट्रैप हो जाता है। और अगर कोई मुसलमान लड़की जो है उसमें आ जाती है तो उसका घर वापसी हो जाता है। तो ये दोहरा रवैया है कानून का। लव जिहाद का मामला है, ये तो देखिए झूठा नरेशन है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए लोगों को अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि भाई आपको किस तरह से ट्रैप किया जा रहा है। क्या है ये, इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है क्या? यहाँ पर जो है एक आदमी ने जुर्म किया है तो उसे ही सजा मिलनी चाहिए ना। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। अभी दिल्ली में जो साक्षी की हत्या हुई है उसके बाद मीडिया के जरिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए जिस तरह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और उसके तहत जिस तरह की डिस्कशन तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में, गोदी मीडिया में चल रही है, उससे एक तरह का ये मैसेज जा रहा है कि मुसलमान अपनी पहचान छुपा करके गैर मुस्लिम लड़कियों से जानबूझ करके दोस्ती कर रहे हैं और फिर उनको अंजाम तक पहुंचा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस हत्याकांड के बाद तमाम जो मुस्लिम सरकर्दा शख्सियात हैं या पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर सामाजिक कारकुन जो हैं, तमाम लोगों ने एक आवाज में इस हत्याकांड को लेकर आवाज उठाई और यह कहा कि सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए हत्यारे को, चाहे उसका मजहब कुछ भी। किसी ने भी उसका डिफेंड नहीं किया, किसी ने उसको मालाएं नहीं पहनाई, किसी ने यह नहीं कहा कि यह सही किया गया। जिस तरह से कई केसेस में इस तरह के मामले सामने आए हैं, चाहे वो आसिफा का मामला हो, चाहे वो बिल्किस बानो। इसके साथ ही दूसरी तरफ एक और ट्रेंड चल रहा है, जो कुछ मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट हैं, खासतौर से ट्विटर पर जो लोग सक्रिय हैं, उनके जरिए भगवा लव ट्रैप का भी मामला लगातार उठाया जा रहा है। क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट जिसके जरिए दोनों ही मजहब के लोग, चाहे वो मुसलमानों की बात करें चाहे वो हिंदुओं की बात करें, कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर इन सारी चीजों को लेकर हमला बोला जा रहा है। दर्जनों वीडियो इस तरह की सामने आई हैं जिसमें हिंदूवादी संगठनों के जरिए लगातार ये कहा गया कि अगर कोई गैर मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसको इतना इनाम दिया जाएगा। उसकी दर्जनों वीडियो मौजूद हैं। और भगवा लव ट्रैप को लेकर मध्य प्रदेश में जब पर्चे बांटे गए तो कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें हिंदूवादी संगठनों के जरिए जिस तरह की बात कही जा रही है खुलेआम लव जिहाद को लेकर के, उस पर कोई एक्शन नहीं। तो ये दोहरा रवैया पुलिस प्रशासन का, यहां तक कि कोर्ट का भी सामने आ रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं समाज में एक टकराव पैदा हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून से सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद। खुर्शीद साहब, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आपने पूरा मेरा इंट्रो अभी सुना, इस पर पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें जो है, जो कानून है फ्रीडम ऑफ रिलीजन 2018 और उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ है हमारे उत्तराखंड के अंदर, उसको समझना पड़ेगा। उसके तहत ये है कि ये हमारे जो मुसलमान बच्चे हैं क्यों जद में आ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे अगर कोई बात होती है तो उनको सबसे पहले ये हिंदूवादी तंजीमें खड़ी हो जाती हैं और वो कहती हैं कि इन्होंने लव जिहाद किया है, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा करके लव जिहाद किया है, एलोरमेंट किया है, मिस स्टेटमेंट किया है और इस तरह से उसे जो है लड़की को फंसाया है और वो लड़की नाबालिग है, पॉस्को लगेगी उसके ऊपर। इस तरह से जो है उस कानून को का जो है उसकी जद में लाया जाता है, उसको उसका एक नरेशन बनाया जाता है बाकायदा। दूसरी तरफ अगर कोई मुस्लिम लड़की इनके ट्रैप में फंस जाती है और वो
जब इनके ट्रैप में फंस जाती है तो उसकी ये पूरी हिफाजत करने के लिए वही हिंदूवादी तंजीमें, चाहे वो बजरंग दल है और चाहे जितनी भी तंजीमें हैं, वही खड़ी होती हैं उसकी डिफेंस के अंदर, और ये कहती हैं कि इसने घर वापसी की है और इसकी हम पूरी तरह से हिफाजत करेंगे। अभी तक ये देखा गया है कि दोनों मामलों के अंदर कोई मुस्लिम तंजीम खड़ी नहीं होती है, सिवाय इसके कि मुस्लिम तंजीमें हों या मुस्लिम इंडिविजुअल्स हों, वो इसकी तरदीद करते हैं, इसका बाइकआउट करते हैं, सख्त से सख्त सजा की मांग करते हैं, कभी भी उसकी तायीद नहीं करते। तो ये दोनों पहलू के ऊपर ये हिंदूवादी संगठन एक्टिव होते हैं, बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन को दबाव में लिया जाता है, मुकदमे कायम कराए जाते हैं और उसकी एक नरेशन बनाई जाती है, और जहां पर कोई मुस्लिम लड़की होती है उसकी डिफेंस में खड़े होकर के तमाम मुसलमानों को दबाया जाता है। ये बहुत सारे वाकयात इस वक्त हो रहे हैं इस तरह से। तो ये तो सबसे पहले इस डिजाइन को समझना पड़ेगा। इस कानून का असल रिजल्टेंट क्या है कि अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमानों के उसमें आती है तो उसे लव जिहाद के अंदर ट्रैप कर लिया जाता है, वो ट्रैप हो जाता है, और अगर कोई मुसलमान लड़की जो है उसमें आ जाती है तो उसका घर वापसी हो जाता है। तो ये दोहरा रवैया है कानून का, इसको ही पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। इसके बाद इस तरह के मामलों को लेकर खासतौर से लव जिहाद की बात जो कही जाती है, एक वर्ड ये इजाद है मीडिया के जरिए, और उसके बाद उसको लेकर कई जो है राज्यों ने, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्होंने बाकायदा उसको लेकर कानून पास किया है। लेकिन जब इस तरह के केसेस कोर्ट में पहुंचते हैं, और खासतौर से लड़की अगर बालिग होती है और वो बयान देती है कोर्ट में जाकर के, तो उसमें ये देखने में आ रहा है कि इस कानून की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उसमें कोर्ट के जरिए अक्सर ये देखने में आता है 95% इस तरह के केसेस को अगर बारीकी से देखें, कि उसमें कोर्ट फैसला लड़के के हक में देती है और ये कहती है जब लड़की बालिग है, अपनी मर्जी से वो लड़के के साथ रह रही है, चाहे उसने धर्म परिवर्तन किया है या नहीं किया है, लेकिन इसमें कोई लव जिहाद का कानून जो बनाए गए हैं सरकारों के जरिए, राज्य सरकारों के जरिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। देखिए, अभी हमारे सामने तो बहुत एक बड़ी एलोबोरेट एग्जाम्पल है, वो शिफन जहां और हादिया का जो केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें भी यही एंगल लिया गया था कि उसके अंदर लव जिहाद हुआ है, उसके अंदर बहला फुसला करके उसे इस्लाम में शामिल किया गया है और उसका धर्म बदलवाया गया है। मगर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जब सारी चीजों की जांच की और पड़ताल की, तो यही फैसला हुआ कि उस लड़की ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, उसको पूरी आजादी दी गई, पूरी उसकी प्रोटेक्शन की गई, उसको यहाँ तक कि उसे डॉक्टरी करने के लिए, पढ़ने के लिए भी इजाजत दी गई, और वो आज अपने शौहर के साथ बहुत आराम से रह रही है। देखिए, होता यही है कि जब तक ये नौबत आती है तब तक उसको बर्बाद कर दिया जाता है, उस पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया जाता है, फाइनेंशियली भी तोड़ दिया जाता है, उसको मॉरली भी तोड़ दिया जाता है, और पुलिस जो जो भी काम करती है वो सब आपको अंदाजा है। तो ये जो काम इस वक्त चल रहा है, सही मायनों में ये इस कौम को एक तरह से सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, और लीगल सप्रेशन का दौर है इस वक्त हमें अगर जरूरत है तो इस लीगल सप्रेशन के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खड़े ही हो रहे हैं, जिस तरह से भी हैं कोशिश कर रहे हैं। ये चैलेंज होना चाहिए कानून, हालांकि 2018 का कानून है, बहुत अच्छी तरह से चैलेंज नहीं किया गया। हमारे क्रिश्चियन समाज के अंदर भी इसका बहुत असर आया है, एंटी कन्वर्जन करके उनके ऊपर भी बहुत एलिगेशंस लगाए गए हैं, उन्होंने चैलेंज भी किया है, मगर अभी तक बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया है, क्योंकि उसको थारोली स्टडी करके ही अगर चैलेंज किया जाएगा तो शायद उसमें ज्यादा फायदा हो। एक चीज और जहां तक इसका लव जिहाद का मामला है, लव जिहाद का मामला है, ये तो देखिए झूठा नरेशन है, इस्लाम को बदनाम करने के लिए यहाँ से केरल से या इंडिया से नहीं हुआ, ये तो वेस्ट से शुरू किया गया सबसे पहले, और वेस्ट में ही मुसलमानों को इस्लामोफोबिया और ये सब कुछ वहां से उनका फॉल्स प्रोपेगेंडा ये शुरू किया गया लव जिहाद के नाम से। आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रिकल आउट होकर के हमारे इंडिया में भी आ गया। अब ये भी उसी चीज का फायदा उठा करके, ये इसे 2018 से पहले तो ये कुछ नहीं था इस तरह की बात, बहुत सारी शादियां हुई हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक लड़का हमारे यहाँ पर लक्खी बाग के अंदर शिवसेना का था, वो रहता रहा वहां पर, मुस्लिम महिला है लक्खी बाग, और वो बाकायदा तौर से मस्जिदों में नमाज पढ़ने भी जाता था, और बाकायदा उसके चेहरे के ऊपर, यहाँ माथे के ऊपर निशान था, तो ये लगता था कि ये नमाजी परहेजगार लड़का है। वहीं के मुसलमान लोगों ने
जब उसे देखा कि अकेला यहाँ रहता है तो इसकी शादी करा दो भाई। इसने कहा कि जी मेरी शादी करा दो। अब्दुल रहमान ने क्या नाम रख रखा था उसने। उसकी शादी वहां चंदन नगर में एक लड़की से करा दी। ये मेरे ख्याल से 10 एक साल पहले का वाकया है, ये अभी का नहीं है। जी उसकी शादी करा दी, और शादी कराने के बाद जब वो लड़की चली गई, चूंकि करीब लड़की थी, कुछ दिनों के बाद उसको आया हुआ कि ये आदमी जो है इसने मुझे धोखे से शादी की है। उसने अपने माँ बाप को बताया, और वही समाज के लोग फिर उस बीच में आए और उससे कहा कि भी तुझे छोड़ दो लड़की, और उसे छुड़ा करके और उसकी दूसरी जगह शादी की। तो ये आज का नहीं चल रहा है। असल में क्या होता है कि हमारे मुसलमान बेचारे रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो चीजों को किसी सूरत से हल करके और उसे खत्म कर देते हैं। इनके यहाँ पे ये हो रहा है कि छोटी सी बात है, चाहे वो सही है या गलत है, उसको पूरे के पूरा रिपोर्टिंग की जा रही है। उसके अंदर ये पूरी एक तरह से तंजीमें खड़ी होती हैं, उसका नरेशन बनाया जाता है, और बनाने के बाद उसको इतना एक्सपोज किया जाता है कि ताकि ये हो सके कि भाई ये सारे मुसलमान जो हैं वो यानी लव जिहाद मीडिया कर रहे हैं। ट्रायल की आप हालांकि बात कर लव रहे जिहाद हैं से कि तो उनका मतलब नहीं मीडिया है ट्रायल इस्लाम। किया जाता है। खुर्शीद साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, जहां एक तरफ ये लव जिहाद का नाम लेकर के पूरी जी कम्युनिटी को, पिछले आप देख रहे हैं साक्षी के मामले के बाद 4 दिन से जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन दर्जनों ऐसे केसेस हैं जिसमें मुस्लिम लड़कियों को फंसा करके शादी की और उसके बाद उनको मार डाला गया, उनके साथ अत्याचार हुआ, उनकी पिटाई की गई। इस तरह के दर्जनों केस अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ एक ग्रुप है जो भगवा लव ट्रैप को लेकर के कहीं ना कहीं आक्रामक हो रहा है। चाहे वो नौजवानों की बात करें या ट्विटर पर काफी लोग एक्टिव हैं, और उनके जरिए इस तरह के केसेस को लगातार सामने लाया जा रहा है। और एक चीज और माशरे के अंदर चल रही है कि समाज की में किस तरह से ये मैसेज दिया जाए कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी ना करें। कहां पर कमी रह गई है, इस पर भी बात की जा रही है, और किस तरह से इस तरह के केसेस को हैंडल किया जाए। क्योंकि जब कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाती है इस तरह के शादियों के लिए, जिसमें मजहब अलग अलग होते हैं, तो एक पीरियड रखा जाता है, कूलिंग पीरियड, जिसमें अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो है तो वो जाकर के कोर्ट में बताए। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया में आती हैं लगातार, और ये कहा जाता है कि इस बच्ची को किसी तरह से बचा लिया देखिए, वो लड़की बचती नहीं है। वजह ये है कि ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह से काम करते हैं। जाए। जहां पर भी मुस्लिम लड़की होती है और वो कोर्ट से उसका बाकायदा जो है उसका नाम और नोटिफिकेशन होता है कि ये लड़की शादी कर रही है, 1 महीने का टाइम है, और वो उसमें वहां पर ऑब्जेक्शंस भी फाइल किए जाते हैं, तो ये पूरे के पूरा एक गैंग, मतलब 50, 100, 200, 500 लोग पहुंच जाते हैं वहां पर, और जाकर के वो प्रेशराइज करते हैं, और अल्टीमेटली यही होता है कि वो अल्टीमेटली उनके माँ बाप थक हार करके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। देखिए, जी ये तो डिजाइन है, इसको तो हमें समझना पड़ेगा, मगर इसके साथ साथ हमें ये भी करना पड़ेगा कि इस कानून की जानकारी अपने समाज के अंदर फैलानी पड़ेगी। लोगों को, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि भाई आपको किस तरह से ट्रैप किया जा रहा है, इस कानून के अंदर आपको किस तरह से इम्प्लीकेट किया जा रहा है। और उसके लिए देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें समझना चाहिए, चाहे हमारा हिंदू समाज हो और चाहे मुस्लिम समाज, इन्होंने शादियों को बहुत मुश्किल बना दिया। जी खासकर हम मुसलमानों ने, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है शादी का, उससे हट करके हम सारा काम करने के लिए तैयार हैं, मगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करके शादी करने के लिए तैयार नहीं। जी तो जितनी शादी हमने महंगी कर दी है, जितनी उसमें मुश्किलात पैदा कर दी हैं, उससे ये हो रहा है कि बच्चों की शादी की उम्र निकल जाती है। उसके लिए बहाना हमारे पास होता है कि भाई इसका कैरियर जो है वो कैरियर का मामला है। मगर अगर आप देखें तो हमारे समाज के अंदर पढ़े लिखा कितनी परसेंटेज है जिसकी कैरियर का मामला है। बाकी तो सारी के सारे जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, उनकी शादी भी तो इफेक्ट हो रही है, उनकी भी तो उम्र निकल रही है ना। तो सबसे पहले तो हमें काम यही करने की जरूरत है कि हमें अपनी शादियों को आसान बनाना होगा। अगर हमारी शादियां आसान हो जाएंगी तो फिर हमारे बच्चे, जब उनकी सही टाइम पे शादी होगी, तो वो किसी ट्रैप में नहीं फंसेंगे। इसी तरह से हमारी लड़कियां भी नहीं फंसेंगी। तो ये हमें सबसे पहले कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि हमें इन लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि भाई आप जो ये कर रहे हो, जो इस तरह से आपके यहाँ पे शादियों का दहेज का मामला है। अभी देखिए, यूसीसी का अभी पैनल बैठा था, उनका कहना ये था कि एक जैसी उम्र होनी चाहिए लड़की की और लड़के की शादी की। 21 साल वो रिकमेंड करते हैं। वो कहने लगे कि कुछ लोगों के सजेशन ये है कि 24-25 साल शादी की उम्र होनी चाहिए लड़की। अब आप ये बताइए कि आज के दौर के अंदर, जहां पर सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी जिस्म के एक एक पार्ट को आपको दिखाया जा रहा है,
वल्नरेबल तरीके से। वो बच्चे, उनकी कैपेसिटी नहीं है वो सब कुछ समझने की। उन बच्चों के सामने हर वक्त जो है इल्यूमिनाटी, एक जो हमारी वो तंजीम है, वो बिल्कुल परोस के दे रही है कि भाई ये आपकी जिंदगी है और इसको आपने एंजॉय करना है। तो उस हालात से वो बच्चे, उनकी कैपेसिटी नहीं है माइंड की कि वो उस चीजों को समझ सकें, और वो उसके ट्रैप में आ जाते हैं। और वो फिर इसके बाद अपनी बेरहमी की जिंदगी शुरू हो जाती है। नशे की भी यही वजह है, और ये जो अब इस तरह के मामलात हैं, जो ये अभी चल रहा है सब कुछ, इसकी भी वजह यही है। और यही वजह है कि जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप का अभी नया कंसेप्ट डेवलप हुआ है, वो भी यही है। लिव इन रिलेशनशिप इसलिए नहीं करना चाहते कि वो सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जबकि ये हमारा जो मुल्क है, एक, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, ये एक जिम्मेदारी के साथ फैमिली लाइफ को निभाने के लिए जो है सारे का सारा समाज है, वो जिम्मेदारी खत्म करके अब तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, बच्चे हैं उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, बीवी है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। इस तरह से जो ये चल रहा है ट्रेंड, उससे क्या है कि फैमिली लाइफ इफेक्ट हो रही है। और ये हमें इनको भी समझाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, इनके समाज में भी लोग समझदार लोग हैं। देखिए, ऐसा है कि ये तो इस वक्त सारे के सारे एक हो जाते हैं इस मामले के अंदर, ये मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है, सब एक हो जाते हैं। अभी ऐसे ही हो रहा है, और पुरोला में भी ऐसे ही हुआ, बड़कोट में भी ऐसे ही हुआ, उसके बाद उत्तरकाशी के अंदर भी ऐसे ही हुआ। वो बराबर उसके वो निकाल रहे हैं, वहां पर जुलूस निकाल रहे हैं वहां से। मुसलमान जो बेचारे कमजोर लोग हैं, तादाद में भी कम है, उनके कारोबार भी कमजोर है, तो वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं वहां से। मगर ये क्या है, ये इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है क्या? यहाँ पर जो है, एक आदमी ने जुर्म किया तो उसे ही सजा मिलनी चाहिए ना। जब उस लड़के को आपने पकड़ लिया, उसमें पहले जो पुरोला के अंदर थे तो दो लड़के थे, एक जो है सैनी लड़का था, हिंदू था, एक लड़का मुसलमान था। आपने पकड़ लिया, ठीक है, उसका आप खिलाफ जो भी रिपोर्ट करें। किसी मुसलमान तंजीम ने जाकर के कहा उसके अंदर के भाई लड़कों को छोड़ दो? किसी मुसलमान तंजीम ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी इंडिविजुअल ने जाकर के उसकी पैरवी की? उन्होंने कहा ठीक है, अगर उसने गलती की है सजा दो, कोई बात नहीं। मगर ये उसके बरक्स, ये पहुंच जाते हैं वहां पर और जाकर के इतना हंगामा करते हैं कि भाई इसको छोड़ो, मुझे साहब, इसके खिलाफ इसमें क्या मानते हैं आप? कहीं ना कहीं मुस्लिम तंजीमें इस तरह के मामलात पर पूरी तरह से खामोश हैं। पूरे देश में इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। एक तो समाज में किस तरह से जागरूकता लाई जाए ताकि बच्चियां इस तरह से ट्रैप में ना आए। जिस तरह से आपने देखा, कल मुरादाबाद के एमपी एसटी हसन ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपना भाई माने गैर मुस्लिमों को मुस्लिम लड़कियां। इस तरह का एक बयान उनके जरिए पॉलिटिकल बयान दिया गया, जिसको लेकर काफी हंगामा भी आज देखा जा रहा है। लेकिन मुस्लिम तंजीमें, बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें हैं जिनको लाखों करोड़ों रुपया चंदा आता है, केसेस लड़ने के लिए बाकायदा इश्तिहार निकाले जाते हैं कि पैसा चाहिए, और आवाम, आम आम मुसलमान पैसा देती है। लेकिन पूरे देश में जिस तरह से लव जिहाद को लेकर पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्या इसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए कि इस पर पूरा कानूनी लड़ाई लड़ी जाए और मुस्लिम तंजीमों को खुलकर सामने आना चाहिए? देखिए, सच्चाई की बात यह है कि हम लोगों ने अपनी तैयारी नहीं की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो एक तवातुर के साथ थी, कंसिस्टेंसी थी। आपने मुस्तकिल एक काम किया, हम लोग तैयारी में नहीं हैं, और यही वजह है कि हम लोग दबाव में आ जाते हैं। हमारे पास फाइनेंशियली कमी नहीं है, क्योंकि ये जो कौम है ये दीवानगी के साथ पैसा देती है सारी तंजीमों को, मसाजिद को, मदारिस को, और जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं एक दीवानगी के साथ पैसा देती है। अपने घर के अंदर आटा भी नहीं तब भी ला करके दे देते हैं। अगर जेवर जिस्म के ऊपर है तो वो भी जो है मौलाना साहब की आवाज के ऊपर निकाल करके दे देते हैं। इस तरह से देते हैं पैसा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कमी है, हमारे पास कमी है विल की। हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो तो अपने आप को एलीट क्लास समझता है, वो तो चाहता नहीं है कि हम किसी तरह के झमेले में पड़े। हमारी जिंदगी है, हम किसी तरह के झमेले में नहीं पड़ना चाहते। जो हमारा गरीब तबका है उसे अपनी बेचारे को रोटी रोजी से फुर्सत नहीं है, वो इस तरह के मामलात में। अब जो हमारा उलमा का जो तबका था वो बहुत ज्यादा दबाव के अंदर है, क्योंकि वो दबाव में इसलिए आ चुका है कि उन्होंने जिस तरह से अपने आप को जाती तौर से डेवलप किया है, उन्हें ये लगता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये हमारी जाती चीजें खुल जाएंगी, इसलिए वो हमेशा दबाव में रहते हैं। तीसरा जो पॉलिटिकल तबका है, पॉलिटिकल तबका अपना फायदे नुकसान के लिए काम करता है। तो हमारे पास जो रह जाता है बचा कुचा, वो रह जाती है सामाजिक लोग, जिनके अंदर दर्द है
और उस दर्द के साथ वो काम कर रहे हैं। वो सिर्फ फी सबीलिल्लाह काम करते हैं, उनके पास रिसोर्सेस कम है, इसलिए उस वजह से वो पूरी तरह से, जैसे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ये कानूनी जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है, लीगल प्रोसिक्यूशन चल रहा है, उसके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बदल रहा है, दूसरे समाज के लोग भी इनके साथ खड़े हो रहे हैं। जैसे हम लोग अभी ये एंटी कन्वर्जन लॉ के लिए जो है, हमारे ईसाई समाज के लोग हमारे साथ खड़े हुए, उन्होंने वहां पे रिट फाइल की हाई कोर्ट के अंदर, और मैं भी उसमें शामिल था। तो अब इस तरह से वो लोगों को भी एहसास हो रहा है कि हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, मगर अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। लड़कियों को भी बचा सकते हैं और लड़कों को भी बचा सकते हैं। उसके लिए हमारा कोई खर्च नहीं है, सिर्फ एक दर्द होना चाहिए कि हम 2 नमाजों में जाकर के अपने मस्जिदों के अंदर समझाएंगे बच्चों को, और अगर हम ये कर रहे हैं तो हमारा कोई खर्च भी नहीं है, उसके अंदर हम जाकर के बता सकते हैं भाई इस कानून से ये इम्प्लीकेशंस पैदा होती हैं, इससे बचने की कोशिश करो आप लोग। तो आज नहीं कल अगर हमारे 100 वॉलंटियर भी एक शहर के अंदर खड़े हो जाएं तो इंशाल्लाह ये बात बहुत जल्दी पहुंच सकती है और उसका फायदा हो। जी खुर्शीद साहब, शुक्रिया इस टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से खुर्शीद साहब सामाजिक कारकुन हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने जिस तरह से बात की कि समाज में जागरूकता लाने की जरूरत है, आम लोगों को इस तरह की चीजें को लेकर के खड़े होने की जरूरत है, आम मुसलमानों तक इसका एक मैसेज पहुंचाने की जरूरत है कि इसके क्या नुकसानात खासतौर से माशरे पर पड़ रहे हैं, सामाजिक किस तरह के नुकसानात हैं, और शादियों को आसान बनाने की जरूरत है। जो जहेज का पूरा सिलसिला है, या जिस तरह से तारीख रखी जाती है, उसमें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जवाब दिया जाता है अगर किसी का रिश्ता तय होता है, तो उसमें इन सारी चीजों की फजूल खर्ची से बचने की जरूरत है, ताकि जो बच्चियां अपनी उम्र से निकली चली जा रही हैं उनको मुनासिब रिश्ते